इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, पार्टिकल लेवल पे बात कर रहे थे। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, कोई भी एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो उस पार्टिकल, जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, तो उस पर निगेटिव आवेश होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पे कोई आवेश नहीं होगा। ये तो बात हम पार्टिकल लेवल पे कर रहे थे। अब हम मैटर लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, चार्ज के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अब मैटर लेवल पे, यानी पदार्थ के लेवल पे। एक बड़ा सा रूप, कोई एक बड़ा सा पदार्थ है, वो आवेशित होगा, कैसे आवेशित होगा, इन बातों पे अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बता दिए थे कि पार्टिकल लेवल पे चार्ज को समझाए थे कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम। आवेश जो होता है परमाणु का आंतरिक गुण होता है, ये लिखाए थे। लेकिन ये तो पार्टिकल लेवल के लिए लिखाए थे, कण के रूप में सोचे थे तब ना, कि भाई एटम है, वो बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इसका मतलब प्रत्येक एटम में पहले से ही आवेश तो उसमें स्थित है ही। इसलिए पार्टिकल लेवल पर अगर कोई आवेश का परिभाषा पूछे तो कहेंगे आवेश परमाणु का आंतरिक गुण है। लेकिन बहुत सारे एटम से मिलकर कोई पदार्थ बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बड़ा पदार्थ बना होता है। अब उस बड़े पदार्थ को क्या हम आवेशित कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, तो ये पदार्थ बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो रहेगा ही। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी पदार्थ हमेशा न्यूट्रल होता है, बाय नेचर न्यूट्रल होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बाल झाड़ने वाला कंघी की बात करें तो न्यूट्रल होता है, लेकिन बाल दीजिएगा, सूखा बाल पे कागज के पास लाइएगा तो वह उसको अट्रैक्ट कर लेता है। बाय नेचर कोई भी पदार्थ न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर होता है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे कि परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। जैसे मान लीजिए कोई एटम है, कोई पदार्थ है, इसमें 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पे नेट चार्ज जो निकालेंगे वो 0 कूलम होगा। तो ये बाय नेचर बाय नेचर यानी प्राकृतिक रूप से इस पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इसमें से किसी ना किसी विधि से एक माइनस गायब कर दें, यहां समझिएगा 3 प्लस रहेगा लेकिन 2 ही माइनस यहां हो गया, एक माइनस हम गायब कर दिए, तब चार्ज बोलिए 0 होगा? तब 0 कूलम नहीं होगा, कुछ ना कुछ आवेश इस पे रह जाएगा, एक पॉजिटिव आवेश हो जाएगा।
समझे कि नहीं? पहले थोड़ा आपका कमेंट भी हम देखें। कोई भी पदार्थ प्राकृतिक रूप से हमेशा न्यूट्रल होता है। ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। और ई क्या हो गया? आवेशित हो गया। ठीक है, न्यूट्रल और ऊ क्या हो गया? आवेशित हो गया। आप यहां एक चीज समझिए, कमेंट करके बताइए कि बुझा रहा है कि नहीं। कोई भी मैटर प्राकृतिक रूप से हमेशा न्यूट्रल ही होता है, लेकिन उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हटाकर उसको आवेशित किया जा सकता है, उस पे कुछ आवेश दिया जा सकता है। अब आप बताइए कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि प्रोटॉन को निकालना आसान है? कमेंट करके बताइए। किसी भी पदार्थ से मान लो रगड़ कर, रब करके या और भी विधि अपना कर इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है कि प्रोटॉन को आसानी से निकाला जा सकता है? मान लो इसमें से एक हम इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, प्रोटॉन को निकालना आसान क्यों नहीं है? इसका कारण है कि आपका प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर होता है, कक्षा में घूमते रहता है। तो किसी ना किसी विधि से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। यही प्रोटॉन जो है नाभिक में होता है, नाभिक भारी होता है, तो प्रोटॉन का मास भी ज्यादा होता है, ई नहीं निकल सकता है क्योंकि वो नाभिक में बंधा हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल के कारण न्यूक्लियस में बंधा हुआ है। उस प्रोटॉन को खींचकर निकालना कठिन काम है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है बाहर, उसको हम अलग अलग विधि से बाहर निकाल सकते हैं। वो आवेशन का विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ाएंगे कि किस विधि से हम आवेशित कर सकते हैं। लेकिन यहां जो फैक्ट बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हल्का में, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 2-3 बात मोटा मोटी यहां बताए। पहिलका बात कि कोई भी पदार्थ प्राकृतिक रूप से हमेशा न्यूट्रल होता है। पहली का बात। दूसरा बात, उस पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर या कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस पे जोड़कर आवेशित किया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है न्यूट्रल वाले केस में। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो आवेशित होगा, कुछ ना कुछ आवेश आएगा उस पे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से, तीसरा बात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि वह कक्षा में घूमता है, और प्रोटॉन नाभिक में होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, भारी होता है, जल्दी निकलेगा नहीं। अब किस विधि से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे वो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, हम बताए हैं कि अगर मैटर लेवल पे बात करें, यानी पदार्थ के स्तर पे अगर हम बात करें, एक बड़े से पदार्थ के स्तर पे बात करें, तो किसी वस्तु को ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल शब्द सुने हैं ना, यानी कृत्रिम रूप से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। कंघी, प्लास्टिक का कंघी ऐसे न्यूट्रल होता है, लेकिन जब सूखा बाल पे उसको रगड़ते हैं तो वह कंघी आवेशित हो जाता है। तो क्या पहले से ही आवेशित था?
नहीं, लेकिन कृत्रिम रूप से अपने से इसको रगड़े तो ये आवेशित हो गया कि नहीं? हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को कृत्रिम रूप से आवेशित किया जा सकता है, कृत्रिम रूप से। अगर हम मैटर लेवल पे सोच रहे हैं तब ये बात हम कह रहे हैं। एग्जाम्पल में चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग का अलग अलग विधि होता है। घर्षण द्वारा आवेशित करना, किसी चीज को घर्षण कीजिएगा ना यहाँ पे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या जो पहले से बराबर था वो डिसऑर्डर में हो जाएगा, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन का संख्या या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जिसके कारण यह न्यूट्रल बॉडी आवेशित हो गया। ठीक है, ये बात समझ गए? आर्टिफिशियली माने किसी वस्तु को कृत्रिम रूप से आवेशित किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से सभी वस्तु न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के द्वारा उदासीन वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। पहला बात समझिए कि कोई भी बॉडी नेचुरली माने प्राकृतिक रूप से हमेशा उदासीन होता है। हमेशा क्या होता है, हम इसको भी थोड़ा नेचुरली लिख देते, एक मिनट। नेचुरली माने प्राकृतिक रूप से कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है ना, प्राकृतिक रूप से रुक जाओ और इसको बड़ा लिखने, कोई भी वस्तु हमारे आसपास जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं वो सब बाई नेचर बखुद न्यूट्रल ही होता है, उस कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन अच्छा, कोई आवेश नहीं होता इसका क्या मतलब हुआ? किसी वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता है, इसका क्या मतलब हुआ बोलिए? कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम होगा। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से हम निकाल दें तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्रोटॉन माने पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन माने निगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यह आवेशित हो गया। जीत चार्ज थोड़े होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई? तो आर्टिफिशियल रूप से। जैसे देखिए ना, आपके घर में कंघी होगा ना, कंघी बाल झाड़ने वाला, तो स्टार्टिंग में कागज पे सटाइए ना, नहीं सटेगा, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब बाल में उसको रगड़िएगा ना, घर्षण कीजिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, जिससे वो आवेशित हो जाता है। तब किसी कागज के पास ले जाएगा ना, उसको अट्रैक्ट कर ले, कागज के टुकड़ा को खींच लेता है। तो सब इंटरेस्टिंग बात है, इसमें आगे हम बात करेंगे। फिजिक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला चीज ना है। ठीक है, तो किसी वस्तु को कृत्रिम रूप से आवेशित किया जा सकता है, जैसे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। आप लोगों को पता है कि नहीं? तनी कमेंट करके बताइए। आवेश का मात्रक
कूलम्ब होता है। अब देखिए कूलम्ब कैसे आता है, एक और मात्रक होता है वो भी हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, ये पढ़े हैं 10th में आप, विद्युत धारा यानी I बराबर Q बाई टी पढ़े हैं। यहां से अगर हम Q निकाल लें तो I इंटू टी होगा। अब एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ Q, तो आप क्लास 11th में पढ़े हैं कि करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, आई। करंट का एसआई यूनिट बोलिएगा का होता है एम्पियर। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट। टाइम का होता है सेकेंड। तो एक तो एम्पियर सेकेंड हो गया, एम्पियर सेकेंड हो गया, एक हो गया एम्पियर सेकेंड, ठीक है। दूसरा, इस एम्पियर सेकेंड को क्या बोला जाता है, कूलम्ब बोला जाता है। कूलम्ब बोला जाता है। तो कैपिटल सी से इसको हम सूचित करते हैं। तो क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, कूलम्ब हो गया। चाहे एम्पियर सेकेंड भी, कूलम्ब या एम्पियर सेकेंड बोलिए, हाँ एम्पियर सेकेंड या इसको कूलम्ब बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज समझ में आया कि फिर समझाएं। इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। आवेश प्रति इकाई आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये आप क्लास 10th में पढ़े हैं। यहां से Q निकालेंगे तो I गुणा T होगा। I का मतलब एम्पियर और T का मतलब टाइम है, सेकेंड हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब इसको बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, देखिए सीजीएस यूनिट क्या होगा, इसका हम हिंदी भी लिखे हैं, पहले अंग्रेजी में समझ लीजिए। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू बोलते हैं, या स्टेट कूलम्ब बोलते हैं, या फ्रैंकलिन बोलते हैं। फ्रैंकलिन भी इसको बोल सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है आवेश के बारे में बताए थे, इसलिए इसको हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कितना हो गया, ईएसयू कहो या स्टेट कूलम्ब कहो या फ्रैंकलिन कहो, क्या क्या है, ईएसयू या स्टेट कूलम्ब या फ्रैंकलिन। ठीक, अब थोड़ा रिलेशन जान लेंगे, रिलेशन बिटवीन कूलम्ब एंड स्टेट कूलम्ब। कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब में क्या संबंध होता है। एक कूलम्ब किसके बराबर होता है बोलिएगा, एक कूलम्ब किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू या स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। ये याद रखना होगा। ठीक है, सब बताएंगे, सब एक एक करके सब आ रहा है, चला का है, टेंशन नहीं लो। यहां पर क्या हो गया, एक कूलम्ब कितना हो गया, 3 इंटू, अब चूंकि आप हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ लिए हो, पढ़ लिए होंगे तो अब वो जो दूसरे सर जो जिस एंगल से अपना थ्योरी लिखाए होंगे उस एंगल से जरूरी थोड़े कि हम लिखाएं, हम अपने स्टाइल से लिखाएंगे, तो आगे पीछे सब बात मिल जाएगा। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ईएसयू, स्टेट कूलम्ब या फ्रैंकलिन। और रिलेशन बिटवीन कूलम्ब एंड स्टेट कूलम्ब क्या होता है, एक कूलम्ब बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम्ब। अब क्योंकि आप जान गए एक कूलम्ब बराबर
3 × 10⁹ स्टेट कूलम ठीक है, कि जान गए कि पहला पॉइंट हुआ। अगर इसको हम ऐसे लिख के पूछें कि एक स्टेट कूलम कितना होगा, तब वो कैसे निकालेंगे? हम लिख लेंगे कि 3 × 10⁹ ये सी चाहे स्टेट कूलम, स्टेट कूलम लिखने दो, स्टेट कूलम बराबर एक कूलम होता है। तो एक एक नियम से एक स्टेट कूलम कितना होगा? 1/3 × 10⁹ कूलम, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो -9 कूलम। 1/3 × 1/3 रह जाएगा, 10⁹ ऊपर जाएगा ना, तो 10⁻, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है एक स्टेट कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक ESU 1/3 × 10⁻�9 कूलम। याद रहेगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो चीज याद रखना है, एक कूलम जो होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है, या एक स्टेट कूलम 1/3 × 10⁻�9 कूलम। अब इसी को हम हिंदी में लिख दिए, आवेश की CGS इकाई चाहे CGS मात्रक। एक होता है ESU जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई बोलते हैं, या स्टेट कूलम, या फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन विद्वान का नाम था, उन्हीं के नाम से है। कूलम और स्टेट कूलम के बीच क्या संबंध है? तो एक कूलम जो होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। इंग्लिश में भी हो गया और हिंदी में भी हो गया। ठीक है, एक कूलम कितना होगा? 3 × 10⁻9 ESU हो गया, या स्टेट कूलम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा। आवेश की विमा, ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन भी क्लास 11th में ही था, तो क्लास 11 से रिलेटेड तो रहेगा ही। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर कितना होता है? Q/T होता है। I बराबर कितना होता है? Q/T। तो यहां से अगर हम Q निकालेंगे तो I × T होगा। अब हमको लिखना है डायमेंशन। क्या लिखना है हमको? डायमेंशन लिखना है जी, बीमा। तो डायमेंशन को बड़ा कोष्ठ से लिखा जाता है, तो डायमेंशन लिखेंगे I का और डायमेंशन लिखेंगे T का। I का करंट का एम्पियर होता है और टाइम का T होता है, यानी कुल मिला के AT हो जाएगा। टाइम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट BBI है, पूछता है, हो सकता है इस साल भी पूछ दे, जो बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है। आवेश का बीमा क्या होगा? AT होगा। ठीक है, आवेश का बीमा क्या होगा? A × T, या कभी कभी IT भी लिखा रहता है, IT भी लिखा हुआ रहता है। तो करंट का बीमा जो होता है
आई या ए बोल सकते हैं, आई या ए बोल सकते हैं। इस तरह सब बताएंगे। देखिए अब आगे हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हम कर लेते हैं। विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश के गुण, ठीक है, विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश के गुण। चार्ज क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। सो चार्जेज कैन बी एडेड या सब्सट्रैक्टेड बाय एल्जेब्रिकली, यानी आवेश अदिश राशि होता है, अतः आवेश को बीजीय रूप से जोड़ा या घटाया जा सकता है, बीजीय रूप से जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और इस पे हम कितना चार्ज दे दिए, Q1 Q2, तो नेट चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो साधारण जोड़ देंगे Q1 प्लस Q2, यानी साधारण बीज गणित का पालन करता है, साधारण बीज गणित का पालन करता है। ठीक है, चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको साधारण रूप से जो बीज गणित होता है वैसे हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, अतः आवेश को बीजीय रूप से जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझ गए बात को? दूसरा पॉइंट, like charges repel each other while unlike charges attract each other। समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि असमान आवेश या विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका हिंदी देखिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ले लें तो समान चार्ज वही एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। चाहे निगेटिव निगेटिव ले लें, ये भी एक दूसरे को दूर भगाएगा। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, जबकि असमान आवेश, जैसे यहाँ एक प्लस ले लिए और एक माइनस ले लिए, कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। चाहे पहला माइनस ले लिए दूसरा प्लस ले लिए, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने पास। Like charges repel each other while unlike charges attract each other। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान या विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये गुण हो गया। फिर से देखिए अगला पॉइंट, चार्जेज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। आवेश का द्रव्यमान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, यानी द्रव्यमान होगा किसी वस्तु में तभी उस पर आवेश रहेगा। तो द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है। द्रव्यमान के बिना माने किसी वस्तु में अगर मास नहीं है, मासलेस है कोई वस्तु, तो मासलेस रहेगा तो उस पे आवेश
नहीं हो सकता है। मास रहेगा तभी उस पे आवेश होगा। चार्जेज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। एग्जिस्ट का माने अस्तित्व होता है। अगला देखिए पॉइंट, चार्जेज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी किसी पिंड पर आवेश पिंड के गति से स्वतंत्र होता है। किसी पिंड पर का आवेश पिंड के गति से स्वतंत्र होता है। किसी भी पिंड पर का आवेश यानी किसी वस्तु पर का आवेश वस्तु के गति से स्वतंत्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ वस्तु है, इस पे चार्ज है -5 कूलम। इसको गति में भी अगर हम कुछ वेलोसिटी दे दें तो भी चार्ज उस पर -5 कूलम ही रहेगा। यानी गति करा देने से आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। यही बात यहाँ लिखाए हैं, चार्जेज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी रेस्ट में, विराम में चार्ज जितना है उतना ही चार्ज मोशन में होगा। मासलेस का क्या मतलब होता है, जैसे फोटोन वगैरह है, समझाएंगे आगे थोड़ा सा और मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग डीपली, तब वहां बुझाएगा। अभी मोटा मोटी समझो कि जिसमें मास है उस पे आवेश रहेगा। क्योंकि आवेश के लिए आप जानते हो कि अगर पार्टिकल लेवल पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस सब पे चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन मासलेस थोड़े है, उसका मास तो होता ही है, बताए ही थे। प्रोटॉन मासलेस थोड़े, उसमें भी मास होता है। तो छोटा से छोटा पार्टिकल जिसमें मास है उसी पर चार्ज रहेगा, मास नहीं है तो वहाँ चार्ज नहीं होगा। जिसे फोटोन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, मासलेस होता है और चार्जलेस होता है। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना, छोटा छोटा उसमें जो एनर्जी का पैकेट है वो मासलेस होता है और चार्जलेस होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, जान लीजिए कि फोटोन मासलेस होता है और चार्जलेस होता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब सुनिए, लेकिन ये चार्ज के लिए है, लेकिन जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़िएगा, ग्रेजुएशन में एक चैप्टर है, तो उसमें आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसमें पढ़ना है कि मोशन में मास जो होता है वो रेस्ट के मास से कम हो जाता है। माने रेस्ट में कोई चीज ज्यादा भारी है, गति करा देंगे तो उसका मास थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो चार्जेस के बारे में बात है कि किसी बॉडी को अगर हम गति करा दें, चाहे विराम में रखें, तो जो उस पर अगर आवेश है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन लेकिन मास में ऐसा नहीं है। देखना, कोई चीज अगर रखा हुआ है तो भारी लगता है, जब उसी को ढकेल दीजिए गति में हो जाएगा तो हल्का लगेगा। बुलेट बाइक है ना, जब चढ़िएगा ना बड़ी भारी लगेगा, और जब चलाइएगा ना तो बड़ी हल्का लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? टेस्ट में भारी होता है, लेकिन अगर मोशन कराएं तो उसका जो मास है रेस्ट का वो कम हो जाता है, इसलिए डिवाइड किए। एक रिलेशन है जो ग्रेजुएशन में इसका प्रूफ है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें पढ़ना है एम मोशन बराबर m0 बटा √1 - v²/c², जहाँ पे v जो है उस मास का वेलोसिटी है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और m0 जो है वो मास इन रेस्ट है, मास इन रेस्ट।
समझ गए? ओके। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड करेगा। निर्भर करेगा। गति कराएंगे तो मास बदल जाएगा, लेकिन कोई आवेशित वस्तु को अगर गति कराए तो उस पर का आवेश नहीं बदलता है। किसी वस्तु को अगर गति कराए, आवेशित वस्तु को, तो आवेश नहीं बदलेगा लेकिन मास बदल जाएगा। अगला देखते हैं। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, आवेश हमेशा संरक्षित होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। जैसे बताए ही हैं स्टार्टिंग में ही आज के क्लास में कि प्राकृतिक रूप से कोई भी वस्तु हमेशा न्यूट्रल होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कुछ देर के लिए आवेशित कर सकते हैं आर्टिफिशियल रूप में, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर हम आवेशित किए, आवेश उत्पन्न तो नहीं किए। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जा सकता है, लेकिन कुछ नया आवेश हम अपना से क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दो वस्तु को रब में से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो ये भी ले लिया इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव, फिर दोनों को टच कराएंगे, न्यूट्रल हो गया, 0 0 हो गया। स्टार्टिंग में दो न्यूट्रल है, रब किए तो कुछ देर के लिए दोनों आवेशित हो गया, लेकिन टच कराए तो फिर क्या हो गया, न्यूट्रल ही हो गया। इसी को बोलते हैं संरक्षित होना। नया आवेश उत्पन्न भी नहीं हुआ और नया खत्म भी नहीं हुआ, स्टार्टिंग से ही न्यूट्रल था, कुछ देर के लिए ट्रांसफर हुआ था इलेक्ट्रॉन का, जिसके चलते ये आवेशित हुआ, बाद में टच कराए तो फिर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इस बात को यहाँ देखो हम लिखे हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, माने एक विलगित निकाय है, एक अलग निकाय है, इस कोई दूसरे कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो, माने अलग निकाय, पृथक निकाय, उसी को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक विलगित निकाय में आवेश न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये बात बुझाया कि नहीं? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव वाई, क्वेश्चन पूछता है आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, क्यों? तो जवाब देंगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी चार्ज हमेशा संरक्षित होता है, किसी भी विलगित निकाय में आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, एक पिंड से दूसरे पिंड पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे इसको हम समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा, सिल्क का आप कुर्ता पहनते हैं, सिल्क का साड़ी होता है, और यहाँ एक ग्लास रड है, ग्लास रड है, इस सिल्क का कपड़ा है, ग्लास रड है। दोनों पे स्टार्टिंग में अगर चार्ज हम सोचें तो ये भी न्यूट्रल है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है और इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। यानी अगर नेट चार्ज की बात करें, क्यू
चार्ज को क्यू से सूचित करते हैं, बताएंगे भी चार्ज का तो डेफिनेशन भी अलग तरीका से बताएंगे। तो Q1 प्लस Q2 यानी नेट चार्ज क्या हो गया, 0। अब दोनों को रब कर रहे हैं, एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। आफ्टर रबिंग माने रगड़ने के बाद, रगड़ने के बाद सिल्क क्लॉथ पे माइनस आवेश आ जाता है और ग्लास पे प्लस आवेश आ जाता है। सिल्क क्लॉथ पे, सिल्क पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बाई नेचर। इसका मतलब ग्लास जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा, ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। रगड़ेंगे ना तो रगड़ने के बाद क्या होगा, ग्लास से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, सिल्क पे। ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब अगर Q1 की बात करें तो ये माइनस Q है, Q2 प्लस Q, जितना दिया होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, जितना लिया होगा उतना ही ना निगेटिव। इस केस में भी अगर नेट चार्ज हम निकालें तो Q1 प्लस Q2 यानी माइनस Q प्लस Q मुंडे मिलके 0 कूलम। स्टार्टिंग में भी क्या था, 0 कूलम। बाद में भी क्या है, 0 कूलम। तो कोई नया आवेश बना नहीं, बना, बस आवेश का ट्रांसफर हुआ। एक में पॉजिटिव, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, जिसके चलते एक पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। तो आप क्या सीखे कि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कोई भी वस्तु हमेशा अनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के द्वारा आवेश दोनों पे आएगा, लेकिन नेट आवेश की बात करें तो इस समय भी 0 कूलम और इस समय भी 0 कूलम, यानी कुछ नया आवेश उत्पन्न हम नहीं किए। यही बात यहां लिखे हैं। एक विलगित निकाय में आवेश को हम अपना से नया कुछ आवेश नहीं बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते। हाँ, बल्कि एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है आवेश को। चलिए, दोनों अनावेशित था, आवेशित कर दिए कि नहीं। लेकिन नेट चार्ज यहां भी 0, नेट चार्ज यहां भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब सुनिए, ये एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहे थे, नहीं बनाइए, बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव है। अब मैक्सिमम विद्यार्थी से आप भी पूछिएगा, गलती कर देता है। व्हाट इक्वेशन डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा समीकरण आवेश के संरक्षण का वर्णन करता है। इसमें से फाइनल आवेश बड़ा होता है इनिशियल से, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, कि फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज बराबर होता है, कि फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज 0 होता है, कि नन ऑफ दीज होता है। आप इसमें कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कि इसमें ए तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सही ऑप्शन सी हो जाए। स्टार्टिंग में भी 0 होता है और बाद में फाइनल में भी 0 होता है। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। समझ गए ना। प्राकृतिक रूप से कोई भी वस्तु पर आवेश 0 होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराकर आप आवेशित कर सकते हो, लेकिन फिर उसको हम जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो नेट चार्ज फिर 0 मिलेगा। स्टार्टिंग में भी 0, बाद में भी 0। ठीक है, तो रहने देते हैं आज, फिर अगले क्लास हम बात करेंगे।